देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यम सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि 1994 से इस फंड के साथ में है। 2009 से आप कंपनी के सीईओ हैं और सीआईओ के तौर पर 2006 से 2009 तक रह चुके हैं बिरला म्यूचुअल फंड के साथ, और 30 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है सर का। बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। लंबे समय बाद आपको स्टूडियो में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक चीज़ बताइए, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप 94 से मतलब 30 साल हो गए सर बिरला म्यूचुअल फंड? हो गया 30 साल अभी चल रहा है एक्चुअली। आज के ज़माने में 30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरे ख्याल से एक आप और शायद एक प्रशांत जैन सर होंगे जिन्होंने सबसे लंबी इनिंग खेली एक ही फंड के। बहुत कम लोग था एक्चुअली। हाँ ऑफ कोर्स एक तो है ज्वाइन बिरला सन लाइफ म्यूचुअल में 94 में ज्वाइन किया था एज अ ट्रेडर जी। एज अ ट्रेडर ने स्टार्ट ग्रोइंग डेफिनेटली। उसमें तो एक तो चीज़ ये है, एक तो मैनेजमेंट, प्रमोटर, शेयर होल्डर्स, आपको उतना कन्विक्शन रखना चाहिए। सेकेंड, जो साथ में सब लोग मिलके काम करते हैं जी, वो सबका उम्मीद भी आना चाहिए और सबके साथ मिलके काम करना है, क्योंकि मैंने यंगस्टर्स यू आर अलोन, एज यू ग्रो अप यू बिकम अ टीम प्लेयर। एब्सोल्युटली। तो वो सब समझ के जो करना है, जो टीम जो बन के जो करना है, मेरा साथ जो काम किया सब लोग, सो एज अ फ्रेंड वी ऑलवेज यूज टू वर्क, इंडस्ट्रियली का भी काम करते हैं, जो पैशन के साथ काम करते हैं, सो दैट कंटिन्यूज। बट इसका सब में एक्चुअली सबका किसको आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो पहले कुछ बिरला साहब का आशीर्वाद बिल्कुल के हिसाब से हम लोग जो ग्रो हो रहे हैं, नहीं सर, ये और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस है, ये सब मिलके आपको जो है सर ये दोनों ही कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक एम्प्लॉय की तरफ से वो परफॉर्मेंस जो आपकी उस ज़माने से अब तक की है, वो परफॉर्मेंस चाहिए, तभी एम्प्लॉयर भी पसंद करता है। दूसरी तरफ ये कि जो अच्छा परफॉर्मर है उसको लगातार आप ग्रो करने का मौका दें। अब आप एमडी सीईओ हैं तो नेचुरली कहाँ ट्रेडर से आपने वो पूरी यात्रा तय की। सर एक बार बहुत बहुत फिर से बधाई आपको। अच्छा सर, अब शुरुआत करते हैं पहले नतीजों से। इस तिमाही में अब तक कहीं एक्सीडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। सो ये बताइए, ओवरऑल रिजल्ट सीजन जो अब तक रहा है, क्या व्यू है और आगे आपको कैसा नज़र आ रहा है? नहीं, जो मार्च का जो क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देखते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स का जो रिजल्ट जो आ रहा है तो अच्छी तरफ से आ रहे हैं, वेदर इट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स देखते हैं, उसके साथ साथ में बाकी सेक्टर्स मालूम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो लैंडिंग के हिसाब से जो उनको जो ग्रोथ आया है जी, सो जो बेनिफिट जो हुआ एक्चुअली बोरो करके जो ग्रोथ भी किया, उसका बेनिफिट जो है ऑटोमोबाइल्स और अदर सेक्टर लाइक एसएमईज, इस सब में जो बेनिफिट हुआ है, आई थिंक डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन नंबर्स। एंड जो हिसाब से जो बायंसी और गाइडेंस भी जो आया कंपनीज का, एंड जो सबसे उम्मीद के हिसाब से जो हर कंपनीज को जो गाइडेंस, ये फॉरवर्ड गाइडेंस जो आया, वो भी आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा है। दिस रिजल्ट इज़ डेफिनेटली इज बेटर दैन व्हाट ओनर एक्सपेक्टेड। लेकिन सबका एक इरादा था दैट क्वार्टर नंबर शायद थोड़ा वीक हो सकता है, स्पेशली ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक ड्रिवन कंपनीज। तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक हिसाब से जो कंपनीज का रिजल्ट आया है, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर डन वेरी वेल। जो सेक्टर में जो इम्पैक्ट आया है, ओनली ऑन दोज who are heavily dependent on overseas exports and currency related impact। जो ग्लोबल का स्पेंडिंग जो कम हुआ है, उसके हिसाब से जो कंपनी का जो इम्पैक्ट आया है, दोज आर लार्जली ड्रिवन बाय द एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी, वेदर इट इज टेक्सटाइल्स व द आईटी कंपनीज। उनका सबका थोड़ा रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशंस आया एक्चुअली सो फार। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमिक कंपनीज हैव बीन एबल टू डिलीवर गुड रिटर्न। प्लस फॉरवर्ड गाइडेंस भी जो दिया है एक्चुअली प्योरली ऑन बेसिस उम्मीद, जो अपना जो इकोनॉमी जो उम्मीद आज के दिन पे भी कंटिन्यू कर रहा है एक्चुअली, दैट इंडिया विल बिकम एक्चुअली द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस इन द वर्ल्ड एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। उसके साथ साथ में जो ग्रोथ में जो फोकस कर रहा है एक्चुअली, स्पेशली ऑन गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। द रिसेंट जो सर्वे हुआ था एक्चुअली, इवन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का भी जो बढ़ने का जो ट्रेंड दिख रहा है एक्चुअली, आई थिंक ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर इफ यू सी, आई थिंक द बायंसी शुड रिमाइन, द मार्केट आउटलुक कंटिन्यूज टू रिमाइन वेरी वेरी पॉजिटिव। और तीसरा एक एक्चुअली दैट इंटरेस्ट रेट का जो वरी जो पहले था जी, दैट इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू बी हाइक्ड। मेरे हिसाब से जो आने वाला यूएस फेड पॉलिसी में भी देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दे विल गो फॉर अ पॉज, गिवन द फैक्ट ऑलरेडी रेट्स बहुत बढ़ चुका है, एंड एक्सेप्ट यूएस का जो जॉब ग्रोथ का जो अभी भी मजबूत है अभी मजबूत है, उसकी वजह से जो रेट हाइक अभी भी चल रहा है एक्चुअली। लुक एट ऑल अदर प्राइसेस, वेदर कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल का देखते हैं और कमोडिटी मेटल के प्राइसेस देखते हैं, करेक्ट, और जनरल स्लोडाउन के हिसाब से देखते हैं, आई थिंक दीज आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स probably getting into
some mild recessions. If that comes, then interest rate hike का थोड़ा पास करना पड़ेगा. जो हिसाब से जो यूएस का जो bonds में जो rally हुआ है actually, जी जी. if we go by that, I think we are also in the rate peak cycles, close to the rate peak cycles. अगर holistically पे देखते हैं, इसका एक अपने इंडिया के लिए आपको उसमें फायदा हो सकता है. सेकंड, जो FIIs आउटफ्लो जो लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट $20 बिलियन का जो आउटफ्लो हुआ है एक्चुअली, इज ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो जो FIIs का आउटफ्लो जो होता है, आई थिंक हिसाब से रिवर्स भी हो सकता है. ऑन होलिस्टिक बेसिस इफ लुक एट इट, आई थिंक मार्केट का मेरे हिसाब से बायंसी कंटिन्यू होना चाहिए. ठीक बात है. भारतीय बाजार मजबूत है. हमारे यहाँ रेट हाइक होना बंद हो गई, अब अमेरिका में भी हो जाएगी, तो फिर कहना क्या. अच्छा सर, एक चीज़ और है, डोमेस्टिक मार्केट हमारे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है. आप एमफी के चेयरमैन भी है, पैसा बहुत म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है. आपके करियर की शुरुआत में कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़ी फंड साइज मैनेज करेंगे, इतना पैसा आएगा. इसको लेके क्या सेंस मिल रहा है? क्या इंडिया में फ्लोज इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रहेंगे? क्योंकि थोड़ा लोगों ने पिछले 12 महीने में ज़्यादा पैसा बनाया नहीं मार्केट में, लेकिन क्या फ्लोज के लिहाज से आपका क्या व्यू है? नहीं, फ्लोज मेरे हिसाब से बायंसी रहना चाहिए, क्योंकि जो अंडर इन्वेस्टेड अपना देश में है, वेदर इट इज एन इक्विटी और म्यूचुअल फंड, दैट नंबर कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी वेरी हाई. जो आज के दिन भी इतना सा बड़ा होने के बाद भी ये खुशी का बरी है एक्चुअली. 40 लाख करोड़ हो गया है. वन शुड फील प्राइड, उसमें कुछ बिल्कुल शक नहीं है. बट फिर भी आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखते हैं, इट्स ओनली अबाउट रफली 4 करोड़ इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स. ये नंबर मेरे हिसाब से डबल हो के 10 करोड़ इन्वेस्टर्स होना चाहिए नेक्स्ट 4-5 साल में. अगर वो हिसाब से देखते हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन हाई. जो आप जो बोल रहा था स्पेशली ऑन दी परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना पैसा आएंगे, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स आर बिकम वेरी मैच्योर्ड. जो पहले के ज़माना में एक्चुअली दैट पास्ट रिटर्न अगर कम रहते थे, वो बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो करें, दैट ऑफ कोर्स हैपेंस. इज बेसिकली दोज कम विद हाई एक्सपेक्टेशंस. चलो म्यूचुअल फंड में आ गया, पैसा बन गया, इसके हिसाब से मेरा वेल्थ भी बन जाएंगे. वो धीरे धीरे करके नाउ पीपल आर स्टार्ट लुकिंग एट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म. एंड सेकेंड इज मार्केट में अगर परफॉर्मेंस थोड़ा लास्ट 1 year 2 years का परफॉर्मेंस थोड़ी नॉट अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स अगर रहते भी, एंड पीपल ऑल्सो अंडरस्टूड ये मार्केट में हमेशा लीनियर रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलते हैं. मार्केट गोज थ्रू अ फेज ऑफ कंसल्टेशन, मार्केट गोज थ्रू अ फेज ऑफ बुल पीरियड, market also goes through a phase of bad period. I think fortunately we are not in a bad period, we are in a period of consolidation. ये consolidation को समझ के what the message that we always give to the investors, don't ever even stop your SIPs, don't pass your SIPs, continue to make SIP, because ये जो पर्पस को इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वो मेरे हिसाब से इक्विटी में उम्मीद आया है एक्चुअली. एंड जो लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस अगर देखते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस देखते हैं, म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड एक्चुअली. आगे 1 साल का देखते हैं, शायद थोड़ा खराब हो सकता है, बट दैट डजंट मीन इक्विटी इज एसेट क्लास शुड बी मेजर्ड ऑन बेस ऑफ 1-2 साल के रिटर्न के हिसाब से मेजर कभी नहीं करना चाहिए. एंड दैट्स द वन व्हिच वी आर कीपिंग एज अ मैसेज. अच्छा सर, इसमें आपने तो करियर की शुरुआत में बहुत डेट मार्केट बड़ा ट्रेड किया है, ट्रैक किया है, बाद में इक्विटी भी, अब तो दोनों में आपकी बड़ी महारत है. अभी इस वक्त बड़ी चर्चा ये चल रही कि भाई इंटरेस्ट रेट लगभग पीक हो चुकी है और मार्केट भी थोड़े हाई पर हैं, फिर ग्लोबल रिसेशन का, तो क्या काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि पैसा क्या इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना चाहिए? आपका क्या कहना है? नहीं, आई थिंक शिफ्टिंग के हिसाब से नहीं दिखना चाहिए हमेशा. इज नॉट अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम एक एसेट क्लास से दूसरा में जाते हैं, दूसरा से उधर जाते हैं. इज अबाउट टोटल एसेट एलोकेशन. अगर टोटल एसेट एलोकेशन देखते हैं, इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर एंड फिक्स्ड इनकम इज एक्चुअली प्रोटेक्टर. फिक्स्ड इनकम हमेशा आपको थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे चलते हैं, तभी फिक्स्ड इनकम का तो प्रोटेक्शन आ जाते हैं. करेक्ट. एंड तीसरा एक एक्चुअली हाइब्रिड फंड्स है. हाइब्रिड फंड्स एक्चुअली दोनों में फंड मैनेजर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा फिक्स्ड में डालते हैं, थोड़ा इक्विटी में डालते हैं. दैट्स बैलेंस एडवांटेज फंड काइंड ऑफ फंड्स. वो सब एक्चुअली इट्स एक्चुअली गिव द हाइब्रिड फंड्स. 3 कैटेगरीज आर देयर. इन्वेस्टर्स का हमेशा अगर एक ही एसेट क्लास में ज्यादा पैसे डाल दिए, आपको जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस विल बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द स्टॉक मार्केट. अगर उतना आपको इन्वेस्टमेंट कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा टोटल एसेट क्लास मिक्स करके डालना चाहिए. I think if you go by that fixed income आज के दिन पे the way we measure fixed income, what is the coupon rate, basically what is the running rate, what is the currently in the portfolios. Correct. So अगर वो हिसाब से देखते हैं, इंटरेस्ट इज नाउ क्लोज टू अबाउट 7.5 to 8% रेंज में है. अगर उसका साथ साथ में आप अर्निंग्स यील्ड्स भी देखते हैं कंपनीज का, अर्निंग्स यील्ड्स आज के दिन पे रफली अबाउट 1.5-2%. अगर डिफरेंशियल के साथ देखते हैं, डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम मेक्स सेंस.
But you can't just shift money from one to other. It's only about reducing one to go to the other one and reduce one and go to the other one. That's the model अगर करें, asset allocation में invest करें, fixed income there is a merit. But I always say that it should come at the cost of equity investing. Equity is for long term wealth creation के लिए. Fixed income is actually for protecting your portfolio. डेफिनेट From an asset allocation point of view. ठीक बात है। तो बिल्कुल दोनों में अलग अलग तरीके का रिटर्न आता है, अलग अलग तरीके से रिस्क है, वो ध्यान में रखें। अच्छा सर, एक और चीज़, जीएसटी कलेक्शन जो आए हैं बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड हाई पर आए हैं, इकोनॉमी हमारी क्या इंडिकेशंस दे रही है और उससे मार्केट के लिए क्या डायरेक्शन मिलता है? से आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन जीएसटी कलेक्शन। पहले भी जो 1,10,000 तक चल रहा था, तभी आई यूज्ड टू ऑलवेज से दैट ये नंबर 1,50,000 हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। Correct. नॉट फॉर एनी द रीजंस। एक तो बायंसी तो हमेशा रहेंगे मार्केट इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 7-7.5% होंगे, बायंसी बढ़ते जाएंगे जी उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जी आई थिंक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से एड्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर रहे हैं कंप्लायंस। अगर सबको अगर ये ध्यान में आ गया जीएसटी मेरे को देना ही है और उसमें मेरा चीटिंग नहीं कर सकता है, करेक्ट। देन ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली इंक्रीजिंग, जो दे ये समझ के अगर कोई जीएसटी नहीं भरा एक्चुअली उसके वजह से मेरा नुकसान बहुत हो सकता है, रादर देन टेक दैट नुकसान अगर पे करने से मेरा फायदा होएगा करेक्ट। एंड वो इनपुट क्रेडिट भी आ जाएगा, उसमें से एक्चुअली जेन्युइनली अगर टैक्स पे करते हैं, मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट जो फोकस कर रहे हैं, इट्स इंक्रीज द कंप्लायंस ऑफ पेइंग जीएसटी, अडेयरिंग टू द जीएसटी टैक्सेस। मेरे हिसाब से ये नंबर बढ़ते 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 1-2 साल में 2 लाख करोड़ होने का उम्मीद बहुत है एक्चुअली। एंड जीएसटी विल बिकम लार्जेस्ट कलेक्शन। सेम भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ पेइंग टैक्स। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो काम कर रहा है आज के दिन पे, मेकिंग पीपल रियलाइज व्हाट इज ड्यू टू द गवर्नमेंट टू प्लीज पे ऑन टाइम। राइट। दैट इज व्हाट आई थिंक दे आर ड्राइविंग इट। तो जीएसटी में जो स्टेप्स जो लेते जा रहे हैं, इवन रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो एक कॉन्फ्रेंस में बताए थे एक्चुअली दैट हाउ दे आर एक्चुअली ड्राइविंग द जीएसटी कलेक्शन। मेरे हिसाब से जो पूरा दुनिया में अगर सब लोग जीएसटी जो पे करने वाला है, छोटा बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस लेके, जो उनको जो ड्यू है वो भी टाइम पे अगर बढ़ते जाते हैं विदाउट इवन ग्रोइंग द बिजनेस, मेरे हिसाब से जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ हो जाएंगे। सो उसमें एक बड़ा फायदा हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। एक तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग उसका वजह से ताकत बढ़ जाएंगे। दूसरा एक एक्चुअली दैट फिजिकल डेफिसिट है उसका वजह से सुधार सकता है। अगर फिजिकल डेफिसिट अगर सुधार जाएंगे, इंटरेस्ट रेट का भी जो प्रेशर हम लोग देश में पहले जो होते थे, दैट प्रेशर भी कम हो जाएंगे। दिस विल एक्चुअली लीड टू अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर द इंडियन कंपनीज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। परफेक्ट, बिल्कुल। तो जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा, इकोनॉमी की मजबूती भी दिखा रहा है। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच।